बीएससी पार्ट फर्स्ट के सभी स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो सत्र में फ्रेनेल बाइप्रिज्म के एक्सपेरिमेंट से आगे बढ़ते हुए एक नई चीज़ को सीखने जा रहे हैं। और उसमें ये है कि अगर कोई अपने पास म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और टी थिकनेस की यदि कोई पट्टिका है और उस पट्टिका का आपको इस प्रयोग के द्वारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू या उसकी थिकनेस टी ज्ञात करनी है, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे। इस संदर्भ में आप सबसे पहले इस चित्र को देखेंगे। ये यंग का दूसरे प्रयोग वाला चित्र ले लें आप, अथवा फ्रेनेल के द्विप्रिज्म वाला प्रयोग ले लें आप। दोनों में से किसी से भी आप इसको देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको ये बताऊं कि ये आपको जब इसको और थोड़ा मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूं, ये देख पा रहे हैं आप। सबसे पहले आपका जो फोकस है वो इस चित्र पर होगा जिसको मैं बात कर रहा हूं, जिससे यहाँ पर इस लाइन के इस सेक्शन पर आपका पहले फोकस मैं करा रहा हूं। इसमें आप देखने जा रहे हैं कि ये S1 S2 दो एक वर्णीय प्रकाश स्रोत हैं, कोहेरेंट सोर्सेज हैं, और ये स्क्रीन है, ये पर्दा है। और S1 बिंदु P, पर्दे का बिंदु P है ये। इस पर्दे के बिंदु P पर S1 से प्रकाश पहुंच रहा है, S1P प्रकाश किरण पहुंच रही है, और S2 प्रकाश स्रोत से जो प्रकाश किरण पहुंच रही है वो S2P है। और ये S2P पर यानी बिंदु P पर निकालना चाहते हैं कि व्यतिकरण कैसा हो रहा है। माना कोई सी फ्रिंज वहां पर हो सकती है, चमकीली भी हो सकती है और काली भी हो सकती है, यानी ब्राइट भी हो सकती है और डार्क भी हो सकती है। ये माना बिंदु P इस ग्लास प्लेट को लगाने से पहले ये P यानी ये दोनों प्रकाशीय किरणें ऊपर थी, S1O और S2 से भी कम पहुंच रही थी, ये ऊपर पहुंच रही थी। इस S1O के मार्ग में जैसे ही आपने इसको रखा, म्यू अपवर्तनांक और टी पट्टिका को रखा, टी मोटाई की पट्टिका को रखा, तो ये जो फ्रिंज थी, जो ओ बिंदु पर जो फ्रिंज बन रही थी, वो विस्थापित होकर कहां पहुंच गई है, बिंदु P पर। और माना इसकी दूरी क्या है, xn है। ये माना चमकीली फ्रिंज थी और ये विस्थापित होकर कहां पहुंच गई है, xn दूरी पर बिंदु P पर पहुंच गई है। तो जैसे ही आपने ये पट्टिका रखी टी मोटाई की, तो वैसे ही ये जो फ्रिंज है, ये जो प्रकाशीय किरणों का जो पथ होगा, यानी फ्रिंज वहां शिफ्ट हो जाएगी, और वहां शिफ्ट जब हो जाएगी तो वहां पर ये तरंगें कैसे पहुंच रही होंगी, S1P ये पहुंच रही होगी और S2P वाली ये पहुंच रही होगी। इस तरीके से ये शिफ्टिंग वहां पर हो जाएगी। जैसे ही आप इसको रखेंगे और आप माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं फ्रिंजों का, तो देखोगे सारी फ्रिंजें ये पूरी इस तरीके से ये विस्थापित होकर ऊपर चलेगी। तो आपकी निगाह इस पर है, ये विस्थापित होकर कहां पहुंच गई, यहाँ पर पहुंच गई। ये नजारा आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि स्क्रीन और स्रोतों के बीच की दूरी क्या है, कैपिटल D, यानी, और S1 S2 के बीच की दूरी क्या है, दोनों स्रोतों के बीच की दूरी क्या है, स्मॉल d। क्लियर। जैसा कि आपको पहले भी बताया हुआ है कि xn यानी ये xn और d, ये जो दूरी होगी तो ये किसके बराबर होगी, S2K/2। S2K क्या है, दोनों के बीच में पथांतर। d क्या है, ये, यानी ये वाला जो फॉर्मूला है, कौन सा, इस समय जो आप देख पा रहे हैं, थोड़ा सा और नीचे कर दो, ये वाला जो फॉर्मूला है, कौन सा, ये फॉर्मूला मैंने आपको पहले ड्राइव कराया हुआ है। डेल्टा बराबर क्या होता है, xn स्मॉल d अपॉन कैपिटल D। जब आप फ्रेनेल का द्विप्रिज्म प्रयोग पढ़ रहे थे, उस वक्त मैंने यंग का दूसरा प्रयोग पढ़ रहे थे, तब मैंने आपको बताया था, अब इसको याद रखना, डेल्टा बराबर क्या होगा, xn स्मॉल d बटे कैपिटल D। तो फ्रिंज विड्थ का सूत्र कराया था सबसे पहले वीडियो में, तब आपको ये चीज़ बताई हुई है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रहेगी, फ्यूचर में इसका भी इस्तेमाल करेंगे। और ये जो ग्लास प्लेट है, इसको भी ध्यान रखेंगे आप। तो मीन्स अगर आपके मन में आ रही होगी कि सर अगर इस पट्टिका को जैसे S2O वाली जो किरण है, यानी इस वाले मार्ग में रख देती तो क्या होता, तो ये शिफ्टिंग इसकी नीचे की तरफ होती। तो इसकी जो शिफ्टिंग होती है वो कहाँ होती, नीचे की तरफ। यानी ये बिंदु, यानी ये फ्रिंजों का विस्थापन पूरे कहाँ से रखता है, नीचे की ओर सरकता, तभी नीचे की ओर होता। तो इस समय अब ये सिचुएशन है। क्लियर। अब आप जो देख पा रहे हैं, माना जैसे आपने पट्टिका को रखा और ये
जो सेंट्रल फ्रिंज है ये शिफ्ट होकर यहाँ पहुंच गई बिंदु P पर, तब उस स्थिति के लिए बात कर रहे हैं। अब मैं इसके मैथमेटिकल जो डेरिवेशन है उस पर आ रहा हूँ और इसमें आपको ये चीज दिखा रहा हूँ। आप देख पा रहे होंगे कि यस, नहीं उसको भी देख लेते हैं। देखो S2P, यानी ये S2P है, थोड़ा इसको भी ले आते हैं। हाँ, आप देख पा, आप सब चीज दिखेगी आपको। S2P का मान किसके बराबर होगा मेरे को बताएंगे। S1 से चलने वाली जो प्रकाशीय किरण है S1P, और ये T दूरी ये रही इसकी, तो S1P में से T दूरी घटा दो, यानी S1P माइनस T दूरी किस में चली प्रकाश ने, हवा में, और T दूरी किस में चली, T मोटाई इसको पार किया, तो T मोटाई प्रकाश इसमें तय किया, तो T यानी क्या होगा S2P बराबर क्या होगा, S1P माइनस T हवा में चली गई दूरी हो गई इतनी, और T दूरी किस में चली गई, माध्यम में, कांच में। क्लियर, ये चीज इंपॉर्टेंट, ये हवा ये माध्यम। अब आपको पता है कि अगर माध्यम की दूरी को हवा में चेंज करना हो तो गुणा किसका करते हैं, म्यू का। सो यू मल्टीप्लाइड दिस बाय म्यू, सो दिस इज व्हाट म्यू इनटू टी, ये हवा में हो गई। तो अभी तो ये भी हवा में है ऑलरेडी, ये हवा में दूरी, अब दोनों तरफ से हवा और हवा को यहाँ से हटा सकते हैं आप, यानी सिंपली क्या हो गया ये S1P माइनस टी प्लस म्यू टी। क्लियर, यानी S2P बराबर क्या हो गया S1P प्लस म्यू, इसमें से T कॉमन ले लो, म्यू माइनस 1 इंटू टी, और ये किसके बराबर हो गया म्यू वन, S2P माइनस S1P को इधर ले आए आप, तो डेल्टा S2P माइनस S1P क्या है, पथांतर, ये किसके बराबर है S2K के बराबर है, ये यहाँ से, ठीक है। S2P दूरी में से S1P दूरी घटा देंगे तो ये दूरी अतिरिक्त है इसमें, ये पथांतर, पथ में अंतर इतना है दोनों की में, तो ये पथांतर डेल्टा के बराबर हो गया, म्यू माइनस 1 टी के बराबर हो गया। क्लियर, ये जो बिंदु P है, ये बिंदु P चमकीला है, अगर ये जो बिंदु चमकीले की जगह पर शिफ्ट हुई है, तो यदि बिंदु P चमकीला है तो आप ये देख पा रहे हैं, तो चमकीला होगा तो डेल्टा बराबर क्या होगा, n इंटू लैम्डा होता है, और डेल्टा का मान रखते हैं म्यू माइनस 1 इंटू टी बराबर n लैम्डा, और टी बराबर क्या होगा n लैम्डा अपन म्यू माइनस 1। अगर इसमें इस सूत्र में आप कुछ भी ज्ञात कर सकते हो। अगर आपको सवाल में दे रखा है कि ये जो फ्रिंज है ये 10वीं चमकीली फ्रिंज पर विस्तारित हुई है, तो n का मान कितना हो गया 10, लैम्डा का मान आपको दिया हुआ है, टी थिकनेस दे रखी होगी तो म्यू पूछा होगा, म्यू दे रखी है तो टी का मान पूछेगा, आप दोनों में से कोई चीज याद कर सकते हो। क्लियर, अब यदि बिंदु P पर डार्क फ्रिंज बनती है, यानी ये माना ये जो फ्रिंज है ये माना ये 11वीं या 15वीं काली फ्रिंज पर विस्थापित होती है यहाँ पर, तो तब डेल्टा बराबर क्या होगा, ट्वाइस n माइनस 1 लैम्डा बाई 2, और डेल्टा का मान सूत्र क्या है म्यू माइनस 1 इंटू टी, तो टी बराबर क्या होगा ट्वाइस n माइनस 1 लैम्डा अपॉन ट्वाइस म्यू माइनस 1। फिर वापस वो भी वही है, अगर काली की जगह विस्थापित हुई है तो आपको ये वाला सूत्र यूज करना है, अगर चमकीली फ्रिंज में विस्थापन हुआ है तो आपको ये वाला सूत्र यूज करना है। इस तरीके से क्या कर सकते हो आप, जैसे कि टी मोटाई की म्यू अपवर्तनांक की पट्टिका को रखने पर ये 15वीं काली फ्रिंज पर विस्थापित हो जाती है, तो n का मान कितना हो गया 15, लैम्डा का मान दिया हुआ है, म्यू का मान दिया हुआ है सपोज 1.5 है, तो उसकी मोटाई ज्ञात करो, टी का मान आप ज्ञात कर सकते हो। तो इस पर एक न्यूमेरिकल टाइप की चीज आ जाती है, तो वो भी आपको ध्यान रहनी चाहिए। क्लियर, अब इस चीज को इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है कभी कभी कि अगर आपको ये दिया गया है, अगर आप इसमें ये चीज दी हुई है, ये चीज यहां पर दी हुई है कि अगर एक्स एन यूज करना है तो क्या बन जाएगी एक्स एन डी अपॉन कैपिटल डी बराबर ये वाला फॉर्मूला कौन सा म्यू माइनस 1 टी। तो इसके जरिए हम क्या क्या, तो टी बराबर क्या आ जाएगा, बोलो एक्स एन
स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी और म्यू माइनस, ये तीसरा फॉर्मूला हो गया, यानी ये अन्य तरीके का फॉर्मूला हो गया। ये अन्य तरीके का कैसे हो गया? आपको ये कहा गया है कि जैसे ही आपने इस ग्लास पट्टिका को रखा तो केंद्रीय फ्रिंज 10 mm पर शिफ्ट हो जाती है, यानी एक्सएन का मान आपको दिया हुआ, अब तक आपको एक्सएन का मान नहीं दिया हुआ था, तो एक्सएन का मान दिया हुआ है तो आप कैसे याद करेंगे इसको? एक्सएन के फॉर्मूले के आएंगे, फॉर्मूले को 10 mm, स्मॉल डी का मान आपको दिया हुआ है, कैपिटल डी का मान आपको दिया हुआ है, म्यू का मान आपको दिया हुआ है, टी का मान पूछा है, मोटाई ज्ञात होगा। तो आप ये चीज ज्ञात कर सकते हो। तो आपके पास ये वाला फॉर्मूला हो गया, आपके पास ये वाला फॉर्मूला हो गया, और आपके पास तो तीनों फॉर्मूलों की से आप ये चीज ज्ञात कर सकते हो। तो इसको ये इस पर न्यूमेरिकल भी आता है। तो इसको आप अच्छी तरीके से तैयार कर लें।